हेलो दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हमने द मॉस्किटो किताब की समरी का फर्स्ट हाफ डिस्कस किया था कि कैसे मच्छरों ने मानव इतिहास के महत्वपूर्ण युद्धों में अपनी अहम भूमिका निभाई और मानव इतिहास की दिशा बदल कर रख दी। इस भाग में हम जानेंगे कि किस तरह मच्छरों ने अमेरिका को सुपर पावर बनने में मदद की, किस तरह समय के साथ हमने मच्छरों को हराने में कामयाबी पाई, लेकिन वो भी सिर्फ कुछ समय के लिए। हम जानेंगे कि किस तरह मच्छरों और इंसानों की इस जंग में मच्छर 70 के दशक में पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर उभरे, और साथ ही इस जंग में आज हम कहां खड़े हैं और इसका भविष्य क्या है। ये सभी कुछ जानेंगे हम इस समरी के इस अंतिम भाग में। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान भी मच्छरों ने अमेरिका को अपना प्रभुत्व वैश्विक स्तर पर बढ़ाने में मदद की। 1865 में अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद अमेरिका ने उन चीज़ों की शुरुआत की जिनसे अंततः ये एक वैश्विक शक्ति बन गया। इसमें उसे मच्छरों से भी काफ़ी मदद मिली। 1820 के दशक की शुरुआत में अमेरिका क्यूबा पर नज़र गड़ाए हुए था, जो उस समय स्पेनिश शासन के अधीन था। 5 राष्ट्रपतियों ने स्पेन से द्वीप खरीदने की पेशकश की, लेकिन सभी अस्वीकार कर दिए गए। 1870 के दशक में अमेरिकी कंपनियों ने क्यूबा में अपनी पूंजी को झोंकना शुरू कर दिया और 1877 तक अमेरिका क्यूबा के निर्यात का 83% तक खरीदने लगा था। उसी समय के आसपास अफ्रीकी मूल के वर्तमान और पूर्व दास लोग क्यूबा में स्पेनिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने लगे। 1895 में इसने विशाल रूप ले लिया। स्पेन ने लगभग 2 लाख सैनिकों को द्वीप पर भेजकर इसका जवाब दिया, लेकिन वहां स्पेनिश सैनिकों को मलेरिया और येलो फीवर ने घेर लिया। अप्रैल 1898 तक अमेरिका ने क्यूबा संघर्ष को समाप्त करने और द्वीप पर अपनी कंपनियों के निवेशों की रक्षा करने के लिए स्पेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। उस समय तक 2 लाख स्पेनिश सैनिकों में से 75% या तो मारे गए थे या युद्ध लड़ने में अक्षम हो गए थे, उनमें से अधिकांश मच्छर जनित बीमारियों के कारण। इससे अमेरिका केवल 23,000 सैनिकों के साथ आसानी से स्पेनियों को हराने में कामयाब रहा। अगस्त 1898 में स्पेनिश अमेरिकी युद्ध शुरू होने के ठीक 4 महीने बाद स्पेन ने आत्मसमर्पण कर दिया और क्यूबा अगले कुछ सालों तक अमेरिका पर निर्भर रहा। अमेरिका का वैश्विक स्तर पर प्रथम बार उदय कामयाब रहा, जिसका थोड़ा सा क्रेडिट तो मच्छरों को जरूर जाता है। क्यूबा को पार्शली और प्यूर्टो रिको पर पूरी तरह से अधिकार करने के बाद अमेरिका ने स्पेनियों से पैसिफिक आइलैंड ऑफ गुआम और फिलीपींस का अधिग्रहण किया। उसी समय इसने हवाई को अपने में मिलाया, जिससे पैसिफिक क्षेत्र में इसका कद बहुत बढ़ गया और इसी वजह से पैसिफिक क्षेत्र में एक दूसरी बड़ी शक्ति जापान के साथ इसका टकराव लाजमी हो गया, जैसा कि हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी देखा। लेकिन चलिए हम इतना आगे नहीं जाते हैं, बल्कि एक कदम पीछे आते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर अमेरिका स्पेनिश वॉर के जरिए इतिहास में एक और ट्विस्ट लाने में मच्छर कैसे कामयाब रहे। यहां पर एक सवाल ये उठता है कि क्यूबा पर इतने दिनों से निगाह होने के बावजूद अमेरिका ने स्पेनिश अमेरिकन वॉर के खत्म होने पर इसका पूरी तरह से विलय क्यों नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके लिए जरूरत पड़ती अमेरिका द्वारा सैन्य कब्जा करने की, पर इसके लिए यूएस मिलिट्री को उसी तरह से मच्छरों का शिकार होना पड़ता जैसे उनके स्पेनिश शत्रु हुए थे। और देखा जाए तो 4 महीने लंबी चली लड़ाई के खत्म होने तक लगभग 4700 यूएस सोल्जर्स पहले ही मच्छरों द्वारा दी गई बीमारियों से मर चुके थे, जिनमें सबसे ऊपर येलो फीवर था। इसलिए अमेरिका जोखिम नहीं लेना चाहता था और उसने अपने सैन्य दस्तों को वापस ले लिया। लेकिन क्यूबा में इसकी कंपनियों का निवेश, मिलिट्री की गवर्नरशिप और आगे इसकी कठपुतली सरकार बनी रही। इसलिए अमेरिका इस आइलैंड से मित्रता चाहता था और उसके लिए ज़रूरी था मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों को स्थायी रूप से हराना। जून 1900 में अमेरिकी सरकार ने यूएस आर्मी येलो फीवर कमीशन बनाया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर वॉल्टर रीड। उनके नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने येलो फीवर पर इस बात के लिए रिसर्च करना शुरू किया कि ये क्या वाकई मच्छरों से पैदा होती है। 1897 तक एशिया और अफ्रीका में विभिन्न यूरोपियन कॉलोनीज में काम कर रहे
अलग अलग यूरोपियन वैज्ञानिकों ने खोज निकाला कि मच्छर और उसके पैरासाइट ही मलेरिया फैलाते हैं। अक्टूबर 1900 में डॉक्टर रीड और उनकी टीम ने यह अनाउंस किया कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि येलो फीवर मच्छरों से ही होते हैं। इसके बाद डॉक्टर गॉर्जस के नेतृत्व में सैनिटेशन स्क्वाड्स की एक टीम पूरी तरह से मच्छरों को नेस्तनाबूद करने में लग गई। उन्होंने इसके लिए कई टैक्टिक्स अपनाई, जैसे दलदलों को सुखाना, सड़कों पर रुके हुए पानी में कमी लाना, मच्छरदानियां लगाना और रसायनों का छिड़काव करना। 1902 तक हवाना से ये पूरी तरह से खत्म हो चुका था और 1908 तक ये पूरा आइलैंड इसकी गिरफ्त से निकल चुका था। उसके बाद डॉक्टर गॉर्गेस को पनामा भेजा गया, जहां पनामा नहर के निर्माण के दौरान लोगों को मच्छरों से बचाने के लिए उन्होंने वही टैक्टिक्स अपनाई और कामयाबी पाई। इस तरह पनामा नहर के निर्माण में इंजीनियरिंग के साथ साथ डॉक्टर गॉर्गेस द्वारा मच्छरों के खिलाफ अपनाई गई टैक्टिक्स का भी अहम रोल था। अटलांटिक और पैसिफिक के बीच पहली बार मानव इतिहास में एक शॉर्टकट बनाने से अमेरिका को अहम स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिला, जिसने उसे ग्लोबल सुपर पावर बनने में मदद की। डॉक्टर गॉर्गेस और आगे चलकर ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स द्वारा मच्छरों के खिलाफ मिली कामयाबियों की वजह से ही पहले विश्व युद्ध में सभी मौतों में से सिर्फ 1% से भी कम मौतें मच्छरों से हुईं, जबकि पहले के युद्धों में यह आंकड़ा कई गुना ज्यादा हुआ करता था। पश्चिम की सेनाएं मच्छरों के मुकाबले पहले की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर थीं। गवर्नमेंट और चैरिटेबल फंडिंग के मिक्सचर के साथ मच्छरों और उनकी बीमारियों से मुकाबला करने पर रिसर्च दोनों विश्व युद्धों और उनके बीच के समय में भी जारी रही। रिसर्च सिंथेटिक एंटी मलेरियल दवाओं जैसे क्लोरोक्वीन और एटाब्रीन का विकास हुआ, जिन्होंने सिंकोना वृक्ष की छाल से निकाले जाने वाले क्विनीन को रिप्लेस किया, जो कि सदियों तक इस्तेमाल की जाती रही थी। लेकिन अक्सर सिंकोना वृक्षों को उगाने में होने वाली कठिनाई के कारण इसकी आपूर्ति आवश्यकता से कम ही थी। इन्हीं शोधों या रिसर्च से डीडीटी की भी खोज हुई। 1874 में जर्मन और ऑस्ट्रियन रसायनविदों की एक जोड़ी ने पहली बार डीडीटी बनाया, लेकिन वो इसकी सबसे बड़ी ताकत से अनजान थे, यानी इंसेक्ट्स को मारने की ताकत। 1939 में पॉल हरमन मिलर नाम के एक जर्मन स्विस साइंटिस्ट ने इंसेक्ट्स को मारने की इसकी ताकत का पता लगाया, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। बहुत ही जल्द पश्चिमी सरकारें, मिलिट्रीज और किसान ये सीख चुके थे कि डीडीटी यानी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन अनेक तरह के इंसेक्ट्स या कीटों के लिए घातक था, जैसे कोलोराडो पोटैटो बीटल्स, फ्लीज, लाइस, टिक्स, सैंड फ्लाइज एंड ऑफ कोर्स मच्छरों के लिए। 1939 से 1955 के बीच डीडीटी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया। यूएस सैनिकों ने इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पैसिफिक और इटालियन मोर्चों पर लगभग हर जगह स्प्रे किया। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने 6.5 मिलियन अमेरिकी घरों में इसका छिड़काव किया और डब्ल्यूएचओ ने लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के विशाल भागों में इसका स्प्रे किया। इसके नतीजे तो शानदार रहे। विकासशील देशों में मलेरिया के मामलों में 35 से लेकर 90% तक की कमी आई। यूरोप में 1975 तक मलेरिया पूरी तरह से समाप्त हो गया। वैश्विक रूप से 1930 से 1970 के बीच मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों के कुल मामलों में लगभग 90% की कमी आ गई। डीडीटी सिंथेटिक एंटी मलेरियल दवाओं और एंटी मॉस्किटो टैक्टिक्स के प्रयोग से मिलने वाले नतीजों से ऐसा लग रहा था कि मच्छरों का आतंक अब हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है। लेकिन तभी मच्छरों ने दोबारा हमला किया। 1960 के दशक के दौरान मच्छरों की ज़्यादा से ज़्यादा आबादियों ने वैश्विक स्तर पर डीडीटी के खिलाफ प्रतिरोध विकसित करना शुरू कर दिया। डीडीटी एनवायरमेंटलिस्ट या पर्यावरणविदों के भी निशाने पर था, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण रैचल कार्सन थे, जिन्होंने इसके नेगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट्स को उजागर किया, जैसे चिड़ियों की आबादी खत्म होना और ऐसी ही कई नेगेटिव इफेक्ट्स। ये सब उन्होंने अपनी मशहूर किताब साइलेंट स्प्रिंग में लिखा, जो 1962 में पब्लिश हुई थी। इसके एक दशक बाद 1972 में अमेरिका ने डीडीटी के घरेलू इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया और देखा देखी पूरे विश्व में बहुत सारी सरकारों ने ऐसा किया। मच्छरों में डीडीटी के खिलाफ बड़े पैमाने पर रेजिस्टेंस डेवलप होने के कारण इसका प्रभाव खत्म हो गया था। 1970 के दशक के शुरुआत तक लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में बीमारियों की दर डीडीटी के पहले के स्तर पर आ गई। इसी बीच मलेरिया पैरासाइट भी एंटी मलेरियल दवाओं के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित कर रहा था। 1980 के मध्य तक क्लोरोक्वीन वैश्विक स्तर पर इनइफेक्टिव हो चुका था।
1970 के दशक में मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों के दोबारा वापस आने के बाद से सब सहारन अफ्रीका जैसे विश्व के सबसे गरीब और कमज़ोर भागों में मलेरिया के मामले आज भी देखे जा रहे हैं। सब सहारन अफ्रीका में तो पूरे विश्व में मलेरिया के मामलों का 85% देखा जाता है, जबकि आज भी इस रीजन की आबादी $1 प्रतिदिन से भी कम पर गुजारा करती है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने इन इफेक्टिव हो चुकी दवाइयों को रिप्लेस नई एंटी मलेरियल दवाइयों पर रिसर्च और उन्हें डेवलप करने पर बहुत ही मामूली खर्च किया। हालांकि 21वीं शताब्दी में गेट्स फाउंडेशन जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंटी मलेरियल रिसर्च के लिए पैसा देने में आगे आए हैं, लेकिन अभी भी एक प्रभावी इलाज खोजा जाना बाकी है। 2018 में 28 सालों के डेवलपमेंट और गेट्स फाउंडेशन और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा $565 मिलियन के सपोर्ट की बदौलत पहली मलेरिया वैक्सीन मॉस्क्वेरिक्स अपने क्लिनिकल पायलट ट्रायल्स के फाइनल राउंड में तो एंटर कर चुकी है, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। 4 साल के बाद ये केवल 39% और 7 साल के बाद केवल 4.4% इफेक्टिव रह जाती है। मलेरिया पैरासाइट खुद को इतनी जल्दी म्यूटेट करता है कि लंबे समय तक इसे सप्रेस कर पाना मुश्किल है। नतीजतन इस कारण होने वाली मौतें भी बढ़ रही हैं। 21वीं सदी के आरंभ के साथ प्रतिवर्ष औसतन 2 मिलियन अफ्रीकी लोग मलेरिया से मरे हैं, लेकिन अब क्षितिज पर एक नई संभावना दिख रही है, क्रिस्पर नाम की जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के रूप में। इस टेक्नोलॉजी के जरिए वैज्ञानिक नर मच्छरों के डीएनए में लैब के अंदर कुछ बदलाव करके जंगलों में उनके एक बैच रिलीज करेंगे ताकि वो मादा मच्छरों के साथ जनन कर सकें और अपने बदले हुए जीन्स को फैला सकें। इससे 2 लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। पहला, मच्छरों को मलेरिया को फैलाने में अक्षम बनाया जा सकता है। ये शायद मच्छरों की लार ग्रंथि द्वारा पैरासाइट के ट्रांसमिशन से पहले ही उसे मार देने में सक्षम बनाकर किया जा सके। शायद इस तरीके से प्रकृति में उतने विनाशकारी परिणाम ना हो। दूसरा, मॉस्किटो के डीएनए की री इंजीनियरिंग करके उसे नपुंसक या केवल नर मच्छर पैदा करने में सक्षम बनाकर किया जा सकता है, जिससे ये कुछ ही पीढ़ियों में विलुप्त हो जाएंगे। हमें नहीं पता कि इस तरीके से दुनिया के इकोसिस्टम पर और प्राकृतिक संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। चॉइस हमारी है और इस चॉइस के साथ मच्छरों के मनुष्यों के साथ संबंध का इतिहास आने वाले समय में एक नाटकीय अंत तक पहुंच सकता है। तो देखा दोस्तों, किस तरह से मच्छरों ने हम इंसानों के इतिहास पर इतना इम्पैक्ट डाला है। मुझे उम्मीद है कि आपको द मॉस्किटो नाम के इस किताब की समरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पर इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी रोचक किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गुड बाय।